नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सत्ता बरकरार। 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी को 11 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के पक्ष में निर्णायक जनमत देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हुई और केंद्र सरकार ने ऑनलाइन समाचार तथा दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के आदेश जारी किए। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सत्ता हासिल कर ली है। इसे 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया है। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की हैं और अन्य दलों को 8 सीटें मिली हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बिहार में भाजपा एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की सीटें 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले घटी। 1995 के बाद राज्य में वाम दलों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। महागठबंधन में शामिल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल को 29 सीटों में से 16 पर सफलता मिली। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार 5 सीटें जीतकर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। चुनाव लड़ रहे 23 मंत्रियों में 14 ने जीती जंग और 9 ने सीट गंवाई। 66 उम्मीदवार पहली बार चुनाव जीतकर आए। एलजेपी को हालांकि 1 सीट मिली, लेकिन उसने 42 सीटों को नुकसान पहुंचाया। एलजेपी उम्मीदवार के चुनाव मैदान में होने के कारण सबसे अधिक जेडीयू को 36, वीआईपी को 4, हम और भाजपा को 1-1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 104 सीटों में 1 पर भी सफलता नहीं मिली। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सुनील कुमार ने वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में विजय प्राप्त की। उन्होंने कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को हराया। भारतीय जनता पार्टी ने 11 राज्यों में विधानसभा की 58 सीटों के उपचुनाव में भारी सफलता हासिल की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटें जीती हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस के पास थीं। राज्य में उपचुनाव के नतीजे कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। इनसे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 107 से बढ़कर 126 हो गई है। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें जीती हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता को उनकी सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों का नतीजा बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि पार्टी इसी अंदाज में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन करेगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार अभियान स्थानीय नेताओं, पार्टी के उम्मीदवारों और अन्य कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ा था। इन उपचुनाव में सभी भाजपा प्रत्याशियों ने लगभग 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने मल्हनी सीट काफी संघर्ष के बाद निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह से महज 4,632 वोटों के अंतर से जीतकर अपना कब्जा बरकरार रखा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में भाजपा ने 8 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल की है।
तेलंगाना में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के एम रघुनंदन राव ने डुब्बाक सीट पर विजय प्राप्त की है। कर्नाटक में भाजपा ने आरआर नगर और सिरा दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की है। मणिपुर में सत्ताधारी भाजपा ने 5 सीट में से 4 सीटें जीत ली हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल ने बालासोर सदन और तिरतोल सीट पर जीत दर्ज की है। झारखंड में 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार विजयी रहा। हरियाणा में बरोदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से उपचुनाव परिणामों का विश्लेषण शुरू हो गया है। चुनावों में हार पर मंथन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के आवास पर आज पार्टी की एक बैठक आयोजित की जा रही है। भाजपा में भी वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर जारी है। कांग्रेस की आज शाम 6 बजे भोपाल में होने वाली समीक्षा बैठक में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी और नकुल नाथ भी शामिल होंगे। विधानसभा सीटों के प्रभारी और सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भी बैठक में बुलाया गया है। वहीं भाजपा को इन चुनाव में 22,29,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जो कुल वोटों का करीब 49.46% है। वहीं कांग्रेस 18,25,000 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस को लगभग 40.50% मत हासिल हुए हैं। भले ही बसपा ने इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन करीब 2.5 लाख से अधिक वोट प्राप्त करके वह तीसरे स्थान पर है। नोटा के पक्ष में लगभग 40,000 वोट डाले गए हैं। उल्लेखनीय पहलू यह है कि नोटा को समाजवादी पार्टी और शिवसेना सहित कई राजनीतिक दलों से अधिक वोट मिले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और अब उसने एक बार फिर विश्व को ये बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बिहार के एनडीए का समर्थन करने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सुशासन को 15 वर्ष के बाद भी लोगों का आशीर्वाद मिलना इस बात का सूचक है कि बिहार के लोगों की उम्मीदें और सपने क्या हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। श्री मोदी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के प्रगतिशील एजेंडे और मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने पार्टी को राज्य में लोगों की पहली पसंद बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने हमारी पार्टी को लोगों के करीब पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के विकास एजेंडे में फिर से विश्वास जताने पर मणिपुर के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना में ऐतिहासिक जीत से हमें राज्य की जनता की सेवा करने की और ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की जीत का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा और गुजरात की जनता का बंधन अटूट है और राज्य की 8 सीटों का हमें मिलना इस भागीदारी को फिर से स्पष्ट करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार में एक बार फिर विकास, प्रगति और सुशासन चुनने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व को दिया। बिहार में और पूरे देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है, वो देश की जनता की इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का अमिट विश्वास है और वो दिन बर दिन बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है। लगातार किए गए ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सीमित कीमती संसाधन को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड के लिए तमिलनाडु को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र को दूसरा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सत्ता बरकरार। 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी को 11 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के पक्ष में निर्णायक जनमत देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हुई। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन समाचार और दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के आदेश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के कटक में आयकर अपीलीय अधिकरण के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक के विमोचन का भी कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। भारत में सबसे पहले 1941 में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ITAT का एक पीठ गठित हुआ था। ITAT की कटक पीठ की स्थापना मई 1970 में एक किराए के परिसर में की गई थी और तब से यह पीठ 50 से अधिक वर्षों से किराए के परिसर में ही काम कर रही थी। ITAT कटक पीठ का नवनिर्मित कार्यालय सह आवासीय परिसर 1.6 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें ई-कोर्ट और ई-ऑफिस जैसी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं भी हैं। परिसर का निर्माण लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। गिरीश चंद्र दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक कल 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। बैठक में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और संपर्क, जहाजरानी सहयोग, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा। बैठक में आसियान भारत संपर्कों को और सुदृढ़ करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी और इसी संदर्भ में आसियान भारत कार्य योजना 2021-2025 को पारित करने पर भी विचार किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 80 लाख के पार हो गई है। इस समय संक्रमित मामलों में से केवल 5.73% लोगों का इलाज चल रहा है। देश में इस समय 4,94,657 लोग इससे संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,281 लोगों के संक्रमित होने से देश में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 86 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि रणनीतिक तौर पर लागू की गई उच्च जांच, पहचान और उपचार के कारण स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.48% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है। कल 512 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,27,571 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित मामलों की संख्या 20,000 से कम है और स्वस्थ होने के 77% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 78% मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में आज सबसे अधिक 7,830 मामलों की पुष्टि हुई, जबकि केरल में 6,010 और पश्चिम बंगाल में 3,891 नए मामले सामने आए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 11,53,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 12 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 79 लाख को पार कर गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6,225 है,
जबकि वैश्विक औसत 6,439 है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर सिर्फ 92 है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारत में ये 92 मृत्यु हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन की। विश्व का जो एवरेज है वो 160 डेथ है प्रति मिलियन। विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां नई सर्ज देखी जा रही है नंबर्स में और मृत्यु में, जबकि भारत में अभी तक सबके सम्मिलित प्रयासों से ये नंबर नियंत्रण में है। जो एक्टिव केसेस हैं देश में अब वो केवल 6% रह गए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 92% से अधिक हो गया है। गुजरात में राज्य सरकार ने 30 नवंबर से शारीरिक शिक्षा के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा कि संबंधित सभी पक्षों से घनिष्ठ विचार विमर्श के बाद दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। स्कूल में 9 से 12वीं क्लास और कॉलेज में मेडिकल, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही प्रथम चरण में शैक्षिक कार्य शुरू किया जाएगा। खोलने से पहले बिल्डिंग की सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना पड़ेगा। छात्रों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की सुविधा रखनी पड़ेगी। छात्रों के लिए 6 फीट की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए ओड इवन सिस्टम रहेगी, जिसमें 9 और 11वीं के छात्रों और 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हफ्ते में 3-3 दिन स्कूल जा सकेंगे। छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। छात्रों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। जाने माने फिल्म निर्माता और निदेशक साजिद नडियाडवाला ने कहा है कि देश विदेश के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करें। आकाशवाणी से बातचीत में श्री नडियाडवाला ने कहा कि यही समय है जब हमें अपने महान देश के साथ एकजुट होना चाहिए। There are many times in life we get a chance to stand by a great country. And this is definitely one of them. This virus is very new, and like many in the world, our scientists are working tirelessly to find a medicine to kill the virus. While they are doing this noble job, we as a responsible citizen should do our job, like wearing a mask, maintaining social distance, and frequently washing and sanitizing our hands. In this way, we are not only saving ourselves, our society, our country, but also humanity from this pandemic. So please take care of yourself. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर को दीपावली के त्योहार के दौरान सिर्फ 2 घंटे के लिए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पटाखे दिवाली के दिन शाम 8 बजे से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे और इस संबंध में पटाखा व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये फैसला वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है और इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हिदायतों को भी ध्यान में रखा गया है। नागालैंड सरकार ने 10 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक राज्य में पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या में बढ़ोतरी और सर्दी के मौसम को ध्यान में रखकर ये पाबंदी लगाई गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को सांस संबंधी रोग हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों से दिवाली मनाते समय सावधानी बरतने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि वे खुद दिवाली की बधाइयों का आदान प्रदान करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को त्योहार के दौरान कोविड-19 की रोकथाम के लिए सावधान रहने की अपील करेंगे। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के कारण यूरोपीय देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो कोविड के मामलों में महाराष्ट्र में भी भारी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि हजारों डॉक्टर, पुलिस, नर्स और चिकित्साकर्मी त्योहार को भुलाकर महामारी से निपटने का अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलना होगा, इसीलिए फेस मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाए रखने का गोल्डन रूल का पालन करना अनिवार्य है। कुणाल शिंदे के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। आज नई दिल्ली में जारी गजट अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है। फिलहाल डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है। देश में भारतीय प्रेस परिषद मुद्रित माध्यम यानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री को देखता है। समाचार चैनलों पर ध्यान देने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एनबीए है, जबकि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों का ध्यान रखती है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करता है। जम्मू कश्मीर खेल परिषद 16 नवंबर से जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताएं जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन, वॉलीबॉल एसोसिएशन, एमेचर कबड्डी एसोसिएशन सहित संबंधित एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों को कहा गया है कि इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए वे अपनी टीम को तैयार करें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने कल जनता दरबार में जन सुनवाई की। इस अवसर पर विभिन्न इलाकों और विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल, पंचायत सदस्यों, आम लोगों ने श्री खान से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने सामूहिक और व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया और उनके शीघ्र निवारण की मांग की। श्री खान ने विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों और लोगों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने उसी समय संबद्ध अधिकारियों को इस संबंध में काम करने का निर्देश दिया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में 751 से अधिक मोटरसाइकिलें मानव तस्करी रोकने वाले पुलिस दस्ते के सदस्यों को प्रदान की। ये मोटरसाइकिलें केंद्रीय सहायता के रूप में निर्भया कोष से दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्भया कोष से कर्नाटक को 7 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे राज्य के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत बेंगलुरु को सहायता मिली है, जिसका उपयोग नगर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। श्री येदियुरप्पा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है और पुलिसकर्मियों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक बनाने के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। असम के ग्वालपाड़ा जिले में 2021-22 शैक्षिक सत्र के लिए पहली बार छात्राओं का सैनिक स्कूल में 6ठी कक्षा में पंजीकरण किया जाएगा। गुवाहाटी में जनसंपर्क अधिकारी रक्षा ने बताया कि देश की रक्षा सेवा के लिए अपने आप को तैयार करने के वास्ते राज्यों की मेधावी छात्राओं के लिए ये स्वर्णिम अवसर होगा। क्षेत्र की छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल प्रशासन आवश्यक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाएं स्कूल परिसर में उपलब्ध कराने की सभी तैयारियां करेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पत्रकार अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। श्री गोस्वामी के परिवार के सदस्यों ने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि जो सुरक्षा अर्नब गोस्वामी को दी जा रही है वो काफी नहीं है। इसके बाद श्री सोनोवाल ने इस संबंध में श्री ठाकरे से बात की।
भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सेना को 20 घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए हैं। कल बेनापोल पेट्रापोल एकीकृत जांच चौकी पर एक समारोह में उन्हें ये उपहार सौंपे गए। इन घोड़ों और कुत्तों को भारतीय सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर ने प्रशिक्षित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित फौजी घोड़े और बारूदी सुरंगों की पहचान करने में सक्षम कुत्तों को उपहार देना बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम है। भारतीय सेना ने इन विशेष कुत्तों और घोड़ों की देखरेख करने के लिए बांग्लादेश की सेना जवानों को भी प्रशिक्षित किया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत की साझेदारी इस क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्तों का आदर्श नमूना है। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले की अवधि के लिए बनाए गए कोविड-19 सलाहकार बोर्ड की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने सभी अमेरिकियों से मास्क लगाने की अपील की है क्योंकि इस महामारी को दूर रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। श्री बाइडेन ने वादा किया कि वे जल्द से जल्द कोविड का टीका तैयार कराने और उसे सभी अमेरिकियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। श्री बाइडेन और उपराष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस ने कार्यभार संभालने के पहले के इस चरण के लिए एक वेबसाइट शुरू की है और कहा है कि उनकी टीम जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और नस्लवाद से निपटने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कल दुबई में फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। इसी के साथ मुंबई आईपीएल के 13 साल के इतिहास में सबसे अधिक बार खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा की 68 रन की शानदार पारी का अहम योगदान रहा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 23 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शाम तक बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम तक हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान 5 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि सरकार ने देश में पूंजीगत साज सामान बनाने वाले क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र को $1 ट्रिलियन का योगदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सक्रियता से कार्य कर सकेगा। अनेक ट्वीट संदेशों में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि 21 सदस्यों वाली अंतर मंत्रालयीय समिति की अध्यक्षता भारी उद्योग विभाग के सचिव करेंगे। कोरोना महामारी के चलते करीब 7 महीने के अंतराल के बाद आज से हुनर हाट फिर शुरू हो जाएंगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली के पीतमपुरा में इसका उद्घाटन करेंगे। इस हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है और यहां मिट्टी, धातु, लकड़ी और जूट से बने सामान प्रमुख आकर्षण होंगे। हुनर हाट इस महीने के 22 तारीख तक चलेगी। श्री नकवी ने कहा कि देश के हर हिस्से में स्वदेशी उत्पाद पारंपरिक रूप से बनते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परंपरा समाप्ति के कगार पर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी पर जोर दिए जाने के बाद इसे नया जीवन मिला है। ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि इस हुनर हाट में 100 से अधिक दुकानें लगाई गई हैं। इस दौरान कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सत्ता बरकरार। 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी को 11 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के पक्ष में निर्णायक जनमत देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन करेंगे।
और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।